बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। एफबीआर आपको नोटिस भेजता है और आप उसकी वजह से अगर परेशान हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एफबीआर के जो नोटिस आते हैं उसके चांसेस आप मिनिमम कैसे कर सकते हो, कि कैसे आप अपनी रिटर्न फाइल करो कि नोटिस आने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो। पहले तो मैं आपको ये डिस्कस करूंगा। सेकंड, कौन से टाइप के ऐसे नोटिस हैं जिन पे हमें टेंशन लेने की जरूरत है, कौन से ऐसे नोटिस हैं जिन पे अगर आप कुछ नहीं भी करते तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर नोटिस आ गया तो पड़ा रहने दे, कोई मसला नहीं। थर्ड पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर नोटिस आ जाता है, ऑर्डर हो जाता है इन वर्स्ट सिनेरियो, उसके बाद आपके पास क्या रेमेडीज हैं, आप क्या कर सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट और मैं हूं नसरुल्लाह चौहान। फ्रेंड्स, अगर एफबीआर आपको नोटिस भेजता है और आप अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी हमारी रिटर्न ऐसे फाइल होकर नोटिस आए ही ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपका एनटीएन बना है तो आपको नोटिस आएगा। नॉर्मली बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि आपका एनटीएन नहीं भी बना होता तब भी आपको एफबीआर जो है वो आपके सीएनआईसी पे आपके घर पे नोटिस डिस्पैच कर देता है। एफबीआर नोटिस क्यों भेजता है, मतलब एफबीआर ये जो प्यार मोहब्बत के आपको खत भेजता है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एफबीआर जो अरबों रुपए की सैलरीज और अलाउंसेस गवर्नमेंट से लेता है, वो इसीलिए तो लेता है कि वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर सके। तो उसका ये काम है, उसने नोटिस भेजना ही भेजना है। अब आपने खुद को जो है वो इतना मैच्योर रखना है कि आपको अगर नोटिस आ जाता है तो आपने उस पर घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी। आपने देखना है कि इस नोटिस का हमने रिस्पॉन्स क्या करना है, वो नोटिस में क्या क्या है। नॉर्मली मैंने ये देखा है, क्योंकि अब ये मैं जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ये प्रैक्टिकल मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा, क्योंकि बुक्स में कुछ और लिखा होता है लेकिन पाकिस्तान की जो एनवायरमेंट है यहाँ पे प्रैक्टिकली जब आप करने जाते हो तो आपको चीजें डिफरेंट जो है ना वो नजर आ रही होती हैं। तो इसमें प्रैक्टिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हम मतलब नॉर्मल जो हम डिपार्टमेंट में डीलिंग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक जो हालात चल रहे हैं। देखें, अगर आपको जो है ना आप एफबीआर जो नोटिस भेजता है, सबसे पहले उसको आप मिनिमम कैसे रिस्क को कर सकते हो। एफबीआर आपको नोटिस भेजता है आपकी रिटर्न की वर्किंग देख के, जबकि जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है उसकी जो असेसमेंट मतलब सोच होती है वो ये होती है कि अगर मेरे बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हुई है ना तो वो शायद उसकी वजह से एफबीआर नोटिस भेज रहा है। ऐसा नहीं होता। एफबीआर के पास बिल्कुल ये पावर है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो वहां से मतलब कलेक्ट कर सकता है और उसको असेस कर सकता है, उसकी बेस पे भी नोटिस भेज सकता है। बट वो बहुत रेयर सिनेरियो में ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो हर बंदे की बैंक स्टेटमेंट को चेक करें। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए अपनी रिटर्न की वर्किंग करते हो और बैंक स्टेटमेंट में ऐसी अमाउंट्स हैं जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते लेकिन आपने उसको रिटर्न में इंक्लूड कर लिया और एफबीआर ने आपको नोटिस भेज दिया, क्योंकि जब आप रिटर्न में फिगर डालोगे वो तो डेफिनेटली आपने खुद अपने हाथों से वेट कर दी है। अब तो एफबीआर आपसे पूछ सकता है ना, और वो पूछेगा भी क्योंकि वो चीज उनके सामने आ रही है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो टैक्स पेयर्स करते हैं ना वो यही होती है, या अक्सर कंसल्टेंट भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। मैं भी टैक्स का स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन ये मैंने जो प्रैक्टिकली काम कर करके ये चीज सीखी है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका आप एविडेंस नहीं दे सकते, जिसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर ना करो, आप उसको साइड पे रखो। उसको डिक्लेयर हर चीज जो है वो बताने वाली नहीं होती, जैसे मतलब हर बात मानने वाली भी नहीं होती। तो हमने देखना है कि हमारा फायदा किसमें है, ठीक है। आपने क्योंकि नॉर्मली जो पाकिस्तान की एनवायरमेंट है ना, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको अपनी रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। उसके कुछ और वेज हैं, वो जब हम रिटर्न की वर्किंग करते हैं, क्लाइंट्स की सारा डाटा असेस करते हैं, तो उसको हम किसी और एंगल से एडजस्ट कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी कोई कमेटी निकल आई, अब उसमें कमेटी की से आपको 10-15 लाख रुपए आ गया, बैंक में आ गया आपके पास। अब आप कहते हो जी मैंने ये कमेटी जो है डिक्लेयर करनी है एफबीआर में। तो आप अगर इस तरह की कोई चीज डिक्लेयर करोगे तो एफबीआर आपसे क्यूरी करेगा। जब वो एक दफा नोटिस जनरेट हो गया ना तो वो फिर जल्दी से मानते नहीं। मतलब ये एक अलग जो है टॉपिक है कि आप उनको जो मर्जी दे दें, वो कोई अगर कोई शरीफ आदमी बैठा होगा जो आपका ऑफिसर होगा वो शायद कोई मतलब 100 में से 1 बंदा मैं कह सकता हूं। अदरवाइज जो मैं प्रैक्टिकली देख रहा होता हूं ना, जब एक दफा नोटिस जनरेट हो जाता है ना तो उसके बाद जो है ना वो नोटिस आप उनको डाटा जितना मर्जी दे दें, वो आगे से लिख के भेज देंगे जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बस वो इतना कह के उनकी जहर उनका तो काम खत्म हो जाता है, लेकिन जो टैक्स पेयर होता है वो परेशान हो जाता है। और ये प्रैक्टिकली यही हो रहा है, मे बी आपके साथ भी ऐसा हो। अब आप अक्सर आप देखते हैं जी एफबीआर चेयरमैन ने खुली कचहरी लगाई है, यहाँ पे कचहरी लगी, उधर कचहरी लगी। ये सिर्फ जो है ना आपको बस सोशल मीडिया की और नेट की हद तक आपको नजर आता है। प्रैक्टिकली जो है ये डिपार्टमेंट जो है ना आप उसको डाटा दे भी देते हो, बाज़ दफा ये नहीं मानते, ठीक है, कहेंगे जी फिजिकली आप आके मिले। तो दैट्स वाई हमने कोशिश ये करनी है कि हम अपनी रिटर्न की वर्किंग ही ऐसे करें कि हमें नोटिस जनरेट होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम हो। फॉर एग्जांपल अगर नोटिस आ भी जाता है तो हम उसको बड़ी वैलिड तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकें कि जी अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है तो ये इसका रिकॉर्ड है, किसी भी फोरम पे चले जाएं। अगर उसमें आप हल्के से भी वीक हुए ना तो एफबीआर जो है ना वो आपके पीछे लग जाएगा।
दूसरी बात, नॉर्मली जैसे नॉन रेजिडेंट्स हैं, अब नॉन रेजिडेंट की रिमिटेंस होती है। फॉर एग्जांपल आपने 9 मिलियन की रिमिटेंस जो है वो एफपीआर में उधर रिटर्न में डिक्लेयर कर दी। अब एफपीआर आपको नोटिस भेजेगा कि आप इसको जस्टिफाई करो। अब आपने उसको बैंक स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। एफपीआर बैंक स्टेटमेंट से भी नहीं मानेगा। मजे की बात, वो पता है वो आपसे क्या कह रहा होगा, जी मुझे बैंक का सर्टिफिकेट दे, हालांकि स्टेटमेंट में क्लियर आ रही होगी चीज कि ये रिमिटेंस है। वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आप मतलब उनकी मर्जी, वो वैसे भी कौन सा आपकी मतलब जो लॉ में लिखा होता है वो तो उसको इवन के एफपीआर वाले भी फॉलो नहीं कर रहे होते। प्रैक्टिकली मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, बुक्स में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है जी टैक्स पेयर को इतने दिन में रिफंड कर दें, ये कर दें, वो कर दें, कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकली जो मैं आपको आज बात कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अपने आप को कैसे सेव करना है, ठीक है। हमने अपनी जो मेहनत की कमाई है वो कैसे सेव करनी है। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आपने जो चीज अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करनी है उसका एक जो है ना वो ऑथेंटिक एविडेंस आपके पास होना चाहिए। आप फौरन उनको वो चीजें दें कि जी ये चीज थी, ये ऐसे आई थी। अब आप फॉर एग्जांपल रिमिटेंस में वो अमाउंट भी ले लेते हो जो आप जो है डॉलर बाहर से लेके आए हो, एज पर लॉ वो ठीक है, आप लिमिट में लेके आए हो, ठीक है, आप उसको डिक्लेयर कर देते हो। अब अगर आपके पास उसकी कोई एक्सचेंज की स्लिप नहीं है या कोई ऐसी चीज है और आपने उसको रिमिटेंस में क्लेम कर लिया, तो एफबीआर जल्दी से इस बात को नहीं मानेगा और वो आपको इंतहाई अच्छे तरीके से जो है ना वो जलील करने की हद तक आपको नोटिस भेजेगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले तो जब आप अपनी रिटर्न की वर्किंग खुद करें, किसी कंसल्टेंट से करवाएं, तो हमेशा उस कंसल्टेंट की भी जिम्मेदारी है ऐसी इंफॉर्मेशन रिटर्न में आगे एफबीआर को पास ऑन करें जिसका वैलिड रिकॉर्ड आपके पास पहले मौजूद हो, आपकी पहले से तैयारी हो कि ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसमें से कोई भी चीज अगर एफबीआर मुझसे पूछेगा तो मैं उसको सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। इससे आपके जो नोटिस आने के चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसके अलावा एफबीआर मालूमात पे आपका डाटा ऑलरेडी आ रहा होता है कि जी आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है, ये सेल की है। तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी एफबीआर के डाटाबेस में आ रही है आप उसको जरूर जो है वो अपनी रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करें, उसका इफेक्ट जरूर लें। क्योंकि जब भी हम अपने क्लाइंट्स की रिटर्न फाइल करते हैं हम ये चीज पहले देखते हैं कि एफबीआर मालूमात पे क्या डिटेल आ रही है, पहले वो देखें, उसके बाद आप क्लाइंट का डाटा देखें या आप अपना डाटा देखें, फिर असेस करके दोनों को कंबाइन करके अपनी रिटर्न की वर्किंग करें। इससे इंशाल्लाह जो नोटिस आने के चांसेस हैं वो 90% जो है वो कम हो जाएंगे। अब दूसरी बात, नोटिस चले आ गया, फर्ज किया, अब बाद लोग जो है ना वो छोटे से नोटिस के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों आ गया नोटिस, आना तो नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं होता। देखिए, आप अपनी रिटर्न खुद फाइल करें या अपनी रिटर्न आप एफबीआर के चेयरमैन से फाइल करवाएं, नोटिस जो है वो आ सकता है। उसमें मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर नोटिस आ गया है तो पता नहीं कोई क्यामत आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। एफबीआर जो नोटिस भेजता है आपको वो इसी काम की गवर्नमेंट से पैसे लेता है। जैसे मैंने आपको बताया अरबों रुपए गवर्नमेंट उसको ऐसे नहीं दे रही, वो ऐसे ही नहीं अरबों रुपए की सैलरी और अलाउंसेस ले रही, उनका काम है नोटिस भेजना। अब कुछ नोटिस ऐसे जो अगर आपको आ जाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। उसके बाद जो परेशान वाली बात है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले नोटिस है 114 का, ये बहुत ज्यादा आता है। इसमें होता ही है कि आपने आज एनटीएन बनाया है और आपको हफ्ते बाद नोटिस आ गया जी आप अपने 2017 की भी रिटर्न फाइल करें, 18 की भी कर लें, पिछली भी कर लें, ये भी कर लें। अब अक्सर लोग कहते हैं जी अब इसको हमने खत्म करना है। 114 का जो नोटिस होता है ना उसको खत्म सिर्फ उसी सूरत आप कर सकते हो जब आप उसके रिप्लाई में अपनी रिटर्न फाइल करो। आप उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते कि जी मैं उस वक्त नॉन रेजिडेंट था, मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, मेरी जॉब नहीं थी, बिजनेस नहीं था, ये बिजनेस अभी बना है, मतलब आप जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते। उसका आसान सा हल ये होता है जो हम अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं, ठीक है। इसमें मतलब मैं आपको ये फ्री एडवाइस कर रहा हूं, करना आपने जी आपकी मर्जी, आप करना चाहे तो रिटर्न फाइल करें। अगर आपकी जिस साल का आपको 114 का नोटिस आया है, अगर उस पीरियड में आपकी कोई इनकम नहीं है, ठीक है, आपको पता है जी मेरी ना कोई बैंक ट्रांजैक्शन है, ना मेरा बैंक अकाउंट है, ना मेरी टैक्सेबल इनकम है, 114 का नोटिस आ गया है तो पड़ा रहने दें। आपको कोई उसका कोई बिल तो नहीं आ रहा ना। अगर आप खाम में आप अपने आप को जी मैंने इसको बिल्कुल करना ही करना है तो फिर आपकी मर्जी है, फिर आप जैसे मर्जी कर लें। हम रिकमेंड नहीं करते। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने क्लाइंट्स को, हालांकि मैं अगर फाइल करता हूं तो डेफिनेटली हमने फीस ही लेनी है, लेकिन जब मुझे लगता है कि यार एक चीज की जरूरत ही नहीं है तो खाम में आपको फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। नोटिस आ गया है उसको पढ़ा रहने दें। 114 के बाद एक दूसरा जो नोटिस होता है ना जिसपे आपको कह लें कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो होता है नॉर्मली 182 182 की जो ना पेनल्टी का नोटिस आ जाता है कि जी आपने रिटर्न लेट फाइल की है, लेट हो गए हो, अब आपने 182 की जो पेनल्टी है वो 25,000 35,000 50,000 ये आपने पे करना है। ये नोटिस अगर आपको आ गया है तो इसको पड़ा रहने दें, आपने कुछ नहीं करना। अब अगर आप कहते हो जी मैंने इसको खत्म कराना है, मैंने इसको फाइट करनी है ऐसे वैसे, तो जितने की वो पेनल्टी नहीं होनी उतने आपने कंसल्टेंट को पैसे दे देने हैं। तो दैट्स वाई थोड़ा सा स्कोन करें, उसको पड़ा रहने दें, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता। इसके अलावा एक नोटिस आता है नॉर्मली बिजनेस पर्सन को 137 का नोटिस टू पे एडवांस टैक्स। ये होता है कि जी आपको एफबीआर कहता है कि आपने क्योंकि जो पिछले साल जो आपने रिटर्न फाइल की थी आपने उसमें फॉर एग्जाम्पल 50,000 टैक्स जो है वो एडमिटेड टैक्स आपने जमा करवाया था, तो आप इस साल हमें जो अगले साल का आपका टैक्स बन रहा होगा फॉर एग्जाम्पल उसमें थोड़ा सा एडिशन
करते हैं कि 60,000 बन रहा होगा तो आप उसमें से हमें जो है ना थोड़ा जमा करवा दें एडवांस में, तो इसको आप इग्नोर कर दें। जरूरी नहीं है कि आप जमा करवाएं, बेशक एज पर लॉ अगर हम बुक्स में देखें तो वो कहती है कि जी आप जमा करवाएं वरना आपको फाइन होगा, ये होगा, लेकिन ऐसे उसकी जरूरत नहीं होती। नोटिस आता है, पड़ा रहता है, कुछ भी आपने कुछ नहीं करना, ना भी कुछ करें तो कोई कुछ नहीं कहता आपको, उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ये दो नोटिस ऐसे हैं जिनमें हमें कुछ थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है। एक होता है 177 का, 176 का, जिसमें आपसे डिपार्टमेंट जो है कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है कि जी आपने जो है ना ये इंफॉर्मेशन जो है रिटर्न में डिक्लेयर की है, इसको आप जस्टिफाई करें या आप हमें अपनी इस चीज़ का रिकॉर्ड दें। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो सेल्स की का रिकॉर्ड दें, परचेज का रिकॉर्ड दें, सैलरीज का रिकॉर्ड दें। नॉर्मली ये नोटिस आता है तो हम जो उस नोटिस में रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक भी हम उनको वो डाटा देते हैं। जो ऑफिसर डाटा मांग रहा है आप उसके मुताबिक उसको पहले आप उससे एडजमेंट लें, टाइम लें थोड़ा सा, उसके बाद वो डाटा उसको सबमिट कर दें। इसमें हमें उसको डाटा देना होता है। उसके बाद एक नोटिस होता है 122 का, नॉर्मली ये बहुत ज्यादा चल रहा होता है। इसमें भी यही चीज होती है कि वो आपको कुछ स्पेसिफिक चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, और वो आपने वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की। एफबीआर ने आपको नोटिस भेज दिया कि आपने इस साल ये प्रॉपर्टी ली थी, उसका टैक्स जमा करवाया था, आपने तो डिक्लेयर ही नहीं की, तो अब ये आपकी इनकम बनती है क्योंकि आपने डिक्लेयर नहीं की, इसका मतलब ये आपकी ब्लैक मनी थी, वो उस पर हम टैक्स लगाएंगे। आप इसको जो है वो बताएं कैसे हम इस पर टैक्स ना लगाएं। जब 122 का नोटिस आ जाता है नॉर्मली तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी नहीं कर सकते, मतलब आप इवन के बाद दफा भूल जाते हो, आपने कोई चीज डिक्लेयर नहीं की और वो एफबीआर को पता लग गई, ठीक है, तो वो आपको जब नोटिस भेजेगा तो फिर आपकी रिवीजन का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाता है, मतलब आप फिर रिवाइज भी नहीं कर सकते। तो उसमें यही होता है कि फिर आप अपना डाटा भी दें और उसमें फिर डिपार्टमेंट में आपको जाना भी पड़ता है। और जितने भी ये जो नोटिस है मैं आपको आगे बताता हूँ उसमें, मतलब एक तो ये नोटिस हो गया 122 का, ये नॉर्मली आम लोगों को कम ही आता है, ज्यादा ये बिजनेस में, कंपनीज में, बिजनेस इंडिविजुअल्स में चलता है, वो उनके भी बिजनेस जिनके काफी बड़े बिजनेस हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल सैलरी पर्सन को तो वैसे भी नोटिस बहुत कम आते हैं। इसी तरह ये नॉन रेजिडेंट को ज्यादा रिमिटेंस से रिलेटेड नोटिस आ जाता है कि जी आप रिमिटेंस की डिटेल दें, तो दैट्स वाई रिमिटेंस आप वही अकाउंट फॉर करें जो कि आपके बैंक में आई है, जो आप जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नोटिस होता है रूल 44 का, ये भी कंपनीज के केस में ज्यादा आता है या जो जीएसटी में रजिस्टर हो उनको आता है। अब रूल 44 का जो नोटिस होता है ना, इस पे आपने कुछ नहीं करना होता क्योंकि इसमें ऑफिसर आपसे डाटा बहुत ज्यादा मांग रहा होता है कि जी आप परचेजेस भी दे दें, सेल भी दे दें, ये भी दे दें, वो भी दे दें। आपने कुछ नहीं करना, आपने वेट करना होता है। रूल 44 के बाद 161 का नोटिस आता है जिसके अगेंस्ट हमने उसको डाटा देना होता है। 161 जो है वो हमें नॉर्मली इंडस्ट्री में का बड़ा पॉपुलर नोटिस है, सबको अक्सर ही आता है, हर साल का ही आता है। उसमें होता ये है कि आपने जिससे परचेजेस की हैं या जिससे सर्विसेज ली हैं और उसको पेमेंट की है, पेमेंट करते हुए आपने टैक्स विद हेल्ड करना होता है क्योंकि एज अ विद होल्डिंग एजेंट जब आप जीएसटी में रजिस्टर होते हो, एज अ कंपनी काम कर रहे हो, तो आपने टैक्स जमा करवाना होता है, अपने इंप्लॉइज का भी उनकी सैलरीज पे डिडक्शन करनी होती है। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फाइल बना के हम डिपार्टमेंट में देते हैं। ये होता है 161 का। रूल 44 का आपने कोई अप्लाई नहीं करना। तो ये मेन नोटिस हो गए आपके। अब जो इसका क्रक्स है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। देखें, डाटा आप जितना मर्जी दे दें, ठीक है, आप अच्छे से अच्छी चीज उनको दे दें, सारा कुछ उनको पूरा कर दें, जैसी मर्जी कंप्लायंस कर लें कि जी फाइल्स आ गई हैं, ये है वो है, आप इसको नोटिस को खत्म कर दें, ठीक है, हमारी फेवर में ऑर्डर कर दें। डिपार्टमेंट आपकी फेवर में ऑर्डर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस यही है कि जब तक आप उनके साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं करोगे ना, वो कुछ नहीं करेंगे। वो अगर करेंगे भी तो वो आपको, मतलब देखे ना, 100% ट्रांसपेरेंट तो आजकल कोई भी नहीं है। तो अगर कंपनी ने कोई थोड़ा बहुत भी किधर से कोई ऐसा नहीं टैक्स काटा होगा तो वो उसके ऊपर इतनी हैवी अमाउंट का टैक्स लगा देंगे कि वो जो उनका कंसल्टेंट होगा या टैक्स मैनेजर होगा वो भी परेशान हो जाएगा कि हमने इतनी कंप्लायंस की भी है तो उसके बावजूद भी हमें डिपार्टमेंट जो है वो इतनी जो है वो टैक्स चार्ज कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो बात होती है ना, मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखें, पीस ऑफ माइंड के लिए और अपने काम को स्मूथ करने के लिए जो है ना, आपको एफबीआर में ये उनके साथ प्यार मोहब्बत से चलना ही पड़ता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान का कल्चर है, आपको सबको पता है, तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। तकरीबन हर कंसल्टेंट को इस चीज का पता है, लेकिन आपसे कभी कोई मे भी ऐसे कोई आपको ना बताए, जैसे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपको कोई नोटिस आया भी हुआ है, ठीक है, आप डाटा दे भी रहे हैं, वो नहीं मान रहे, तो उनसे बात करें कि भाई इसको सेटल करो, ठीक है, और जो अमाउंट आपको लगे कि यार ये रीजनेबल सी है, करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो उसको फिर आप करोगे तो वो खत्म होगा। वैसे वो खत्म नहीं होगा। मेरिट पे एफबीआर मैंने देखा 99% मेरिट पे वो करते ही नहीं काम। उन्होंने काम अपने तरीके से करना है, आप जितना मर्जी डाटा दे दें उनको। अब आ जाते हैं जी वर्स्ट सिनेरियो पे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो नहीं जी मैंने मेरिट पे चलना है, अब मैंने क्या करना है, और उसने ऑर्डर कर दिया है। अब जो है वो डीसी ने ऑर्डर कर दिया। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप अपील में जा सकते हो। अपील में कमिश्नर अपील के पास जाएंगे, कमिश्नर अपील ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर कर दिया तो आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट से हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक फोरम हमारे पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन अब एक आम जो बंदा है वो ये जो अपील्स का फोरम है या जो लीगल इश्यूज हैं वो उसको इतनी, तो मतलब वो कंसल्टेंट्स की फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। आपको नोटिस आ गया, अब ऑर्डर हो गया जी, डिपार्टमेंट कहता है जी आपने, फॉर एग्जांपल मैं एक टैक्स पेयर, एक नॉर्मल पर्सन जो है वो टैक्स पेयर की बात कर रहा हूं, आम शहरी की, जी आपने 1.5 लाख टैक्स देना है,
कंपनी के केस में तो बाज़ दफ़ा ये मतलब 15-15 करोड़ की भी डिमांड निकल जाती है और वो इतनी बड़ी नहीं लगती। लेकिन मैं एक आम पर्सन की बात कर रहा हूँ, जो छोटा बिजनेसमैन है, उसको नोटिस आ गया जी आपने 2 लाख 3 लाख आपने पे करना है, उसके लिए तो बड़ी अमाउंट है। अब अगर वो अपील में जाएगा तो कंसल्टेंट जो है उसकी जो फीसेज है वही 2-2.5 लाख तो वही बन जाएगी उसकी, ठीक है। तो उसका दूसरा हल यह है, या तो आप अपील में चले जाएं, ठीक है। अगर आप अपील में नहीं जाना चाहते ना, तो मेरा देखें ब्रादराना मशवरा है, आपको कोई बात जो है ना ये बंदा नहीं बताएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। आपने जब आपको 138 का नोटिस आए, मतलब जब ऑर्डर हो जाए, आपने करना यह है कि अपने बैंक अकाउंट से, जो आपके बैंक अकाउंट्स है ना, आपने वहां से अपने जो फंड्स है ना उनको मूव कर लेना है। आपने ज्यादा फंड्स उसमें नहीं रखने, क्योंकि एफपीआर ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है, वो आपके अकाउंट को अटैच करके वहां से रिकवरी कर लेगा। हालांकि एफटीओ ने उनको मना भी किया कि जब तक कमिश्नर अपील का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप नहीं कर सकते, लेकिन ये टाइम टू टाइम एफपीआर ऐसे करता रहता है। और फर्ज की अगर उसने ऐसे रिकवरी कर ली तो आप उसे वापस जल्दी से नहीं ले सकते, आप अपील में जाओगे, कंसल्टेंट की फीसें दोगे, उसके बाद शायद वो आपको वापस करे, अदरवाइज एक दफा जो पैसे चले गए वो चले गए। तो उसका बेस्ट हल यही होता है कि आपको जब लगे अब 138 का नोटिस आ गया, तो आप कुछ मंथ के लिए अपने जो फंड्स है ना उसको वहां पे अपने जो बैंक अकाउंट्स हैं आपके उनमें ज्यादा पार्क ना करें। आप उसको कहीं और ट्रांसफर कर लें, यूज कर लें, जैसे भी करना है, लेकिन बैंक में ना रखें पैसे, क्योंकि एफबीआर सबसे ज्यादा भाई यही कर सकता है, वो आपके बैंक से पैसे निकाल लेगा। इसके अलावा एफबीआर को ये तो नहीं करेगा कि वो गाड़ी लेके आपके घर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बुक्स में तो बड़ा कुछ लिखा होता है कि वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, वो ये भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मतलब बहुत रेयर से रेयर सिनेरियो में ऐसा होता है जब कोई बहुत मिलियंस की अमाउंट इन्वॉल्व हो, तब एफबीआर इस हद तक जाता है। अदरवाइज एक आम टैक्स पेयर की अगर मैं बात करूं, तो आप अगर अपने बैंक अकाउंट एक दफा कुछ अरसे के लिए खाली रखते हो, तो उसके बाद वो नोटिस आपके पड़े रहते हैं। हर 4-5 महीने के बाद तो एफबीआर की अपनी जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाती है, कभी कोई मतलब ऑफिसर चेंज 2-4 महीने के बाद कोई ना कोई ऑफिसर इनके चेंज हो जाते हैं, और जो नए आते हैं वो फिर नए सिरे से स्टार्ट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता पिछले क्या कर रहे थे। तो ये एक डायलेमा है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट का, इनको भी पता ही होगा। मतलब इनको इवन के ये नहीं समझ आती कि हमने अपने डिपार्टमेंट के नाम कैसे रखने, कभी ये एलटीयू कर देंगे, कभी एलटीओ कर देंगे, ठीक है, कभी सीटीओ कर देंगे, कभी आरटीओ कर देंगे, ये इनके ये काम जो है ना इनके चलते रहते हैं। तो इसका हमें फायदा, टैक्स पेयर को फायदा ये होता है कि जब ऑफिसर चेंज होता है तो वो जो नोटिस पड़े होते हैं ना पुराने, बस समझे वो फिर उन पे मिट्टी पड़ती रहती है और वो साइड पे चले जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप टेंशन लेते हो, नहीं जी नोटिस आ गया, पता नहीं क्या होगा, तो फिर भाई मेरा मशवरा आपको यही है कि फिर आप जो वो कहते हैं वो पैसे जमा करवाएं और अपने जहन को सुकून दें। लेकिन अगर आप अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहते और आपको लगता है कि नहीं यार ये पैसे ज्यादा हैं, तो फिर जो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई हैं ये प्रैक्टिकली मैंने बताई है आपको, जो प्रैक्टिकल रूटीन में हम कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सारे कंसल्टेंट जो है वो नॉर्मली आपको डरा ही रहे होंगे, जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मैंने बताया होता कुछ भी नहीं। क्या होगा इधर? कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अपने बैंक से पैसे निकाल लेंगे, तो जब बैंक अकाउंट ही खाली होगा तो फिर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी आज की उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो है ना, मैं आपको अभी मुझसे अक्सर व्यूअर्स क्वेश्चन कर रहे थे, जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुई है 7E की, कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर जी टैक्स पे करना है, उस पर वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा डिटेल से, कि उसका उस नोटिस का क्या करना है। वो भी 122 का होता है, स्पेशली 7E का होता है जी। आपकी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पर आपने टैक्स पे करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी वैसी पड़ी हुई है, ठीक है, लैंड है, प्लॉट है, कुछ भी है, सिर्फ एग्रीकल्चर को छोड़ के, तो आपने जी उसके ऊपर जो है ना वो टैक्स पे करना है। उसका क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।